So friends, now let's see the types of negotiable instruments. तो किन किन प्रकार के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं? तो सिर्फ 3 प्रकार के हो सकते हैं. इट कैन बी आइदर अ प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज और अ चेक. ठीक है, तो बेसिकली देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, और इनको ही हम और जब एलोबरेट करते हैं तब जाके पता लगता है कि इनके ही और किस किस प्रकार के रूप हो सकते हैं. ठीक है, तो वैसे तो 3 ही है, बट इनके और रूप भी हम देखेंगे. तो देखिए, हम चालू करते हैं सबसे पहले तो प्रॉमिसरी नोट से. प्रॉमिसरी नोट यानी क्या था? तो देखो, बेसिक डिस्टिंक्शन अगर आपको कोई पूछता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट के बीच का डिफरेंस क्या है, तो सिर्फ एक ही डिफरेंस बेसिक है, मेजर है, कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन ऑर्डर एंड प्रॉमिसरी नोट जो है ये क्या रहेगा? इट इज अ प्रॉमिस. ठीक है, तो एक ऑर्डर है, बोल रहा है ऐसा कर, पेमेंट कर, और दूसरा क्या है? मैं पेमेंट करूंगा. ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है. तो देखो, वैसे इस पे आपको बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो ये, और अब जैसे एमसीक्यू पैटर्न हो चुका है, तो एमसीक्यू पैटर्न के जो क्वेश्चंस है 30 मार्क्स के, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं, उसके हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. इस पे एक ऑब्जेक्टिव पक्का आप मान के चल सकते हैं. ठीक है, तो देखिए, डेफिनेशन के हिसाब से अगर आप देखो तो जनरल डेफिनेशन क्या है? तो नोट इज अ नोट कंटेनिंग सर्टन प्रॉमिस टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी. ठीक है, सर्टन प्रॉमिस टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी. अब ये तो हो गई एक जनरल डेफिनेशन. जब इसको हम एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट बोलते हैं, तो सेक्शन 4 डिफाइन करता है कि क्या होती है प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन. प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, लिखित रूप में होना चाहिए, कंपलसरी है. ठीक है, ये सब भी अपन देखेंगे और डिटेल में. नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट. तो बैंक नोट या करेंसी नोट जो है वो प्रॉमिसरी नोट नहीं होता. आपको बचपन में स्कूल में टीचर्स बताते हैं कि प्रॉमिसरी नोट यानी क्या है? जो आपके बैंक नोट है, करेंसी नोट है वो. बट यहां तो डेफिनेशन स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर देती है. तो देखो, इसीलिए बहुत सारी चीज आपने पढ़ के रखे होते हैं, बट ये गलत होती है. आप देखोगे, आपने पढ़ के रखा है कि पब्लिक कंपनी के शेयर्स जो होते हैं डीमैट फॉर्म में रहेंगे, लिस्टेड रहेंगे. जरूरी थोड़ी है. पब्लिक कंपनी जब पब्लिक इशू को जाती है तब ये जरूरी हो जाता है, बट पब्लिक कंपनी अगर प्राइवेटली काम करना चाहती है तो कोई दिक्कत नहीं है. आप देख सकते हैं, सीसीडी है, बचपन से देख रहे हैं, हम देखते थे, बड़े बड़े भैया दीदी लोग जाते थे सीसीडी, फिर आप देखे, हम लोग जाते थे, अब आप लोग जाते हैं. तो सीसीडी बहुत साल से है, लेकिन उसका पब्लिक इशू तो अभी अभी आया था 3-4 साल पहले. तो पब्लिक इशू के हिसाब से अगर आप देखें तो वो लिस्ट कराना अब जरूरी होता है. जब वो पब्लिक इशू में जा रही है तब उसको डीमैट में कन्वर्ट करना जरूरी होता है. बट जब तक वो खुद के प्राइवेटली प्लेस शेयर्स है, पब्लिक के पैसे लगे ही नहीं है, तो ऐसे केस में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती. ठीक है, तो डीमेट वगैरह ये सब बहुत सारे आपके मिथ है जो धीरे धीरे क्लियर होंगे. जब अपन यहाँ पे पढ़ते जाएंगे तो आपको एक एक जो मिथ था, जो गड़बड़ थी, जो आपको लगता था ऐसा होता और ये एक्चुअल में नहीं होगा, वैसी बहुत सारी चीज ऐसी होगी जो आपको लगता है ऐसा नहीं होता, लेकिन वो एक्चुअल में होगा. ठीक है, इसीलिए डेफिनेशन के हिसाब से आप चलो. तो सेक्शन 4 के हिसाब से क्या बोला है? प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग. अनकंडीशनल कंडीशन लगा दिया तो इट विल नॉट बी अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट. तो अनकंडीशनल होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कोई पर्टिकुलर कंडीशन है कि तुम अगर 2019 में शादी करते हो तो मैं तुमको 2 लाख रुपए दूंगा. तो ये अनकंडीशनल नहीं है. ठीक है, तो अनकंडीशनल होना चाहिए. साइन बाय द मेकर. कौन साइन करेगा? मेकर. तो मैं प्रॉमिसरी नोट अगर बना रहा हूं, मैं लिख के दे रहा हूं कि मैं तुमको इतने इतने पैसे दूंगा, तो मैं उसको साइन करूंगा. टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी. कैसा अमाउंट होना चाहिए? सर्टन. तो सर्टन यानी पक्का होना चाहिए कि इतना रुपया मिलेगा, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए. ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे को या तो मैं 5,000 दूंगा या 6,000 दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो सर्टन होना चाहिए. सम शुड बी सर्टन. ये सबको डिटेल में हम देखते हैं. छोटे छोटे वर्ड्स पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं. ऑफ मनी ओनली. सिर्फ पैसा बोला है, सिर्फ पैसा. तो आप गुड्स देने का अगर वादा लिख के देते हैं तो ऐसे केस में इट इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट. टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन. या तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति को या उसके ऑर्डर पे, और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. बियरर को भी दिया जा सकता है. अब ये बोला तो है, लेकिन हम देखेंगे कि आरबीआई ने भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं. ठीक है, तो आगे देखते हैं. अ पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिस इज कॉल्ड मेकर. और जिसको पैसा मिलने वाला है ही इज कॉल्ड द पेई. ठीक है, तो एक क्रेडिटर रहेगा. एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल आप एक बार देख सकते हैं. तो सिंपल है. आई प्रॉमिस टू पे एस और ऑर्डर ऑन डिमांड 50,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड.
ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये प्रॉमिस कर रहा है एस को पे करेगा, बी पेमेंट करेगा टू एस। बिल्कुल वैसे ही एक और दिया है, अगर 30 दिन का क्रेडिट देता है तो वो ऑन डिमांड के बदले यूज करेगा आफ्टर 30 डेज फ्रॉम टुडे फॉर वैल्यू रिसीव्ड। ये नहीं भी लिखे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वैल्यू रिसीव्ड ये लिखते हैं, ये एक जनरल प्रैक्टिस चली आ रही, कस्टम्स चले आ रहे, बट ये नहीं भी लिखते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर एस नीड नॉट कलेक्ट फ्रॉम बी पर्सनली, क्योंकि वहां पे वर्ड और ऑर्डर लिखा है। अगर ये और ऑर्डर नहीं भी लिखता ना तो भी यहां भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इट विल बी अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट। एस दूसरे को भी भेज सकता है। एस हो सकता है कि वो जेड को देना चाहता है तो जेड को एंडोर्स कर देगा, पे जेड और ऑर्डर, और फिर वो जेड जाके पैसा रिकवर कर सकता है। कुछ एग्जांपल्स दिए, इनको देख लो। ए साइंस इंस्ट्रूमेंट इन द फॉलोइंग टर्म्स, आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर ₹500। तो ये एक वैलिड प्रॉमिसरी नोट है। दूसरा, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेप्टेड टू बी इन ₹1000 एंड बी पेड ऑन डिमांड। यानी वो बोलता है मेरे को 1000 रुपए उसको देना है और जब वो मांगेगा तब मैं दे दूंगा, मैं इसका वादा करता हूं। ये भी प्रॉमिसरी नोट है। ये क्या बोला है, मिस्टर बी बोलता है आई ओ यू, मिस्टर बी को बोलता है आई ओ यू ₹1000। अब ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है, ध्यान रखो। उसने बोला क्या पैसे दूंगा, तो नहीं, उसने क्या बोला कि मैं पैसे देने के लिए लायबल हूं, लेकिन जब तक वो प्रॉमिस नहीं करता, वो बोलता नहीं कि हाँ और मैं ये पैसा देने वाला हूं। जैसे सेकेंड वाला जो पॉइंट है बी वाला, उसमें क्या है, उसने वादा किया कि आई विल पे इट ऑन डिमांड, लेकिन सी में तो सिर्फ बोल रहा है कि हाँ मैं पैसा देने को जिम्मेदार हूं, लेकिन हो सकता है पर नहीं दूंगा, हो सकता है। तो दे रहा क्या, उसने बोला क्या, नहीं बोला। तो ऐसे केसेस में ये भी वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं होता। इस पे आपको क्वेश्चंस बहुत आ सकते हैं, ये पूरा एमसीक्यू के रूप में आपको पूछा जा सकता है। फिर अब ये आई ओ यू का क्या मतलब है, आई ओ यू यानी मैं तुमको देने के लिए जिम्मेदार हूं, इंडेप्टेड। फिर आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 एंड ऑल अदर सम्स, सम इज नॉट सर्टन। तो ऐसे केस में इट इज नॉट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट। फिर I promise to pay Mr. B 500 first deducting thereout any money which he may owe me। यानी मैं पैसा दूंगा 500 रुपए, लेकिन उससे पहले इतना माइनस करूंगा जितना उससे मेरे को लेना है। तो ये भी कंडीशनल हो गया, ये भी वैलिड नहीं है, सर्टन नहीं है। I promise to pay B ₹500 7 days after my marriage with C। तो ध्यान रखो, वो बोलता है मैं सी से शादी करूंगा, उसके बाद तुमको 500 रुपए दे दूंगा। यहां पे ये भी वैलिड नहीं होता क्योंकि ये सर्टन नहीं है। सी उससे शादी करे जरूरी है क्या, तो नहीं। यहीं पे देखो, ध्यान रखो, हम यहां पे बोल रहे हैं मैरिज है इसीलिए सर्टन नहीं है। अगर यहीं पे डेथ होता तो इट वुड हैव बिकम अ सर्टन कॉन्ट्रैक्ट, ये वैलिड हुआ होता, क्योंकि डेथ इज सर्टन, भले टाइम ऑफ डेथ इज नॉट सर्टन। तो जिंदगी का तो भरोसा नहीं, बट मौत तो आनी ही है, तो आपने सुना भी होगा। तो वैसे भी इतनी तकलीफ है आपकी जिंदगी में, वो कहते हैं कि मौत तो बस नाम से ही बदनाम है, वरना तकलीफ तो जिंदगी भी कम नहीं देती। तो खैर, तो ऐसे ही यहां पे अगर मैरिज की जगह डेथ होता तो ऐसे केस में इट वुड हैव बीन अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट। फिर आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 ऑन डीज डेथ प्रोवाइडेड डी लीव्स मी इनफ टू पे दैट सम। अब देखो, ये अगर इतना ही होता है यहां तक तो ऐसे केस में वैलिड हुआ होता, बट ये आगे वाला जो पॉइंट जोड़ दिया इसके कारण अब ये वैलिड नहीं है। उसने बोला अगर मेरे पास डी इतना पैसा छोड़ के जाता है तो ऐसे केस में ये अनकंडीशनल नहीं रहा, तो इट विल नॉट बी अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट। फिर आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 एंड टू डिलीवर टू हिम माई ब्लैक हॉर्स ऑन 1 जनवरी नेक्स्ट। तो साथ में उसने ब्लैक हॉर्स भी देने का वादा किया, तो ये भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रॉमिसरी नोट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे भी सिर्फ पैसा नहीं है, सिर्फ मनी होना चाहिए। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, इनके ऊपर आप बहुत सारे पॉइंट्स निकाल सकते हैं, वो अपन एक एक करके क्वेश्चन में देखेंगे। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है, अब ये सिंपल है। इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी इन राइटिंग, अनकंडीशनल होना चाहिए, साइंड बाय द मेकर, मेकर के द्वारा साइंड होना चाहिए। एक्सप्रेस, देखो प्रॉमिस इंप्लाइड नहीं हो सकती, इट कैन नॉट बी इंप्लाइड, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। प्रॉमिस कैसी होना चाहिए, इट शुड बी एक्सप्रेस। अ मियर एक्नॉलेजमेंट ऑफ इंडेप्टनेस इज नॉट इनफ, सिर्फ बोल देता हूं कि मैं इंडेप्टेड हूं, आई ओ यू, तो ऐसे केस में इट इज नॉट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट। फिर
फोर्थ है कंडीशनल, अनकंडीशनल होना चाहिए, यानी इट शुड नॉट बी कंडीशनल। अगर कंडीशनल है तो ऐसे केस में इट विल नॉट बी वैलिड। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है, अगर कंडीशन इज सर्टन टू हैपन दो द टाइम इज अनसर्टन, जैसे डेथ, तो ऐसे केसेस में इट विल बी अ वैलिड प्रोमिसरी नोट। तो ये भी बताया, वेयर इट डिपेंड्स अपॉन एन इवेंट विच इज सर्टन टू हैपन बट द टाइम ऑफ इट्स ऑकरेंस में बी अनसर्टन, तो ऐसे केस में इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज कंडीशनल। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट बोला है सर्टन एंड डेफिनेट। सर्टन क्या होना चाहिए, तो देखो द मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, पे एंड सम ऑफ मनी, ये सर्टन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। वेयर द नेम ऑफ पे इज नॉट मेंशन, तो ऐसे केस में भी ये इंस्ट्रूमेंट जो होगा ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड, द इंस्ट्रूमेंट बिकम्स इनवैलिड। अ प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू मेकर हिमसेल्फ, वो खुद को पे नहीं कर सकता। ठीक है, वो बोलेगा आई प्रॉमिस टू पे माई सेल्फ, तो ऐसे केस में इट इज नॉट अ वैलिड प्रोमिसरी नोट। लेकिन ध्यान रखो, मैंने लिखा आई प्रॉमिस टू पे माई सेल्फ 500 रुपीज ऑन डिमांड, अब मैंने लिख दिया, अब मैं खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता क्या, मैंने ये जेब से 10 रुपए निकाला, ये जेब में डाला, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या, ट्रांजैक्शन हो जाएगा क्या, तो नहीं। लेकिन हाँ, ये जो प्रोमिसरी नोट है, जब ये अगर आगे चला गया, नेगोशिएट हो गया, तो आगे वाला अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो ही कैन क्लेम फ्रॉम मी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको एक और ध्यान रखना है। वैसे मान लिया जाएगा इट इज स्टैम्प्ड एज पर द इंडियन स्टैम्प एक्ट, मनी जो है लीगल टेंडर मनी होना चाहिए ऑफ इंडिया। तो आप ऐसा पुराना कोई करेंसी देने की बात कर रहे हैं या फॉरेन मनी देने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे केस में इट विल नॉट बी अ वैलिड प्रोमिसरी नोट। वैसे ही नोट में बी पेएबल ऑन डिमांड और आफ्टर अ सर्टेन और डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। अब ये एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, द रिजर्व बैंक एक्ट प्रोहिबिट्स द क्रिएशन ऑफ अ प्रोमिसरी नोट पेएबल टू द बियरर ऑफ द नोट। तो बियरर आप नहीं बना सकते। बियरर यानी क्या, यानी वो किसी को भी दे दिया, आपने नाम वाम नहीं लिखे और डायरेक्टली किसी को भी दे दिए, तो ऐसे केस में ये नोट नहीं बन सकता। प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू बियरर। ठीक है, वेदर इट इज पेएबल ऑन डिमांड और आफ्टर अ सर्टेन डेट, तो कैसा भी रहे, टाइम इंस्ट्रूमेंट रहे या डिमांड रहे, बट इट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू अ बेयरर। ये टाइम और डिमांड क्या होता है, ये भी हम डिटेल में और पढ़ेंगे, किस किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं उसमें। ठीक है, अब ये क्यों बनाया है, इसके पीछे रीजन है। देखो, अगर ऐसा मैंने बनाया कि एक प्रोमिसरी नोट मैं बनाऊंगा जो पेएबल ऑन डिमांड रहेगा और पेएबल टू बेयरर रहेगा, डिमांड रहे या इवन सर्टेन टाइम रहे, और पेएबल टू लेकिन बेयरर है, तो ऐसे केस में क्या होगा, मैं वो नोट लिख के दे दूंगा, अब वो पेएबल टू बेयरर है तो लोग तो वो घुमाते रहेंगे, एक दूसरे को देगा, दूसरे तीसरे को देगा, वो कभी एनकैश ही नहीं होगा। इसके हिसाब से अगर आप देखो तो इसका मतलब यही हो गया कि मैंने अपना एक नोट छाप लिया, खुद का नोट हो गया। तो ये अलाउ नहीं करना चाहती आरबीआई कि आप खुद के नोट बनाते रहो, नहीं तो हर कोई अपने घर में नोट बनाएगा। तो ऐसे केस में इसको रोकने का ये मेन एम है कि भाई गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट और आरबीआई, ये इन लोग के पास ही अधिकार होना चाहिए करेंसी वगैरह छापने का। रिस्ट्रिक्शंस ऑन अ प्रोमिसरी नोट, देखो नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ वर्ड इज नेसेसरी, तो कोई जरूरत नहीं है, कोई भी वर्ड्स में लिखा जा सकता है, इवन उसमें वर्ड प्रॉमिस है ये भी जरूरी नहीं। ठीक है, नॉट नेसेसरी टू इंसर्ट अ स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर वैल्यू रिसीव्ड, ये भी नहीं लिखा तो चलेगा, बिकॉज इट इज प्रिज्यूम्ड बाय लॉ। प्लेस ऑफ पेमेंट एंड डेट ऑफ मेकिंग इट नीड नॉट बी स्टेटेड इन द नोट। ठीक है, तो प्लेस ऑफ पेमेंट एंड डेट ऑफ मेकिंग नहीं भी लिखा तो चलेगा। फिर द अनडेटेड इंस्ट्रूमेंट इज वैलिड, डेट नहीं लिखा है तो इट डज नॉट बिकम इनवैलिड, ये वैलिड हो जाता है, और जब ये दिया, डिलीवर किया, तब उसको माना जाता है वो डेट है। पोस्ट डेटेड इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट इनवैलिड, पोस्ट डेटेड है तो इनवैलिड नहीं होते, बट उसका टाइम वहां से चालू होगा। नॉट नेसेसरी दैट द वर्ड्स और ऑर्डर मस्ट बी रिटर्न, तो और ऑर्डर भी नहीं लिखा तो भी चलता है। अब ये आरबीआई रिस्ट्रिक्शंस है, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ चुका हूं, ये और भी आएगा, ये अभी तो हमने इसमें पढ़ा है प्रोमिसरी नोट में, सेम प्रकार का कुछ अब बिल ऑफ एक्सचेंज में भी देखेंगे, ये अपन डिटेल में आगे जब बिल ऑफ एक्सचेंज देखेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक्चुअल नोटिफिकेशन आपको दिया है, तो एक बार अपन वो भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप एक बार ये रीड कर लेना, तो आपको ये समझ जाएगा। एक स्पेसिमेन दिया है बड़ा सिंपल सा, देखो ए ऑफ नागपुर है, हैज परचेज गुड्स वर्थ ₹50,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम एक्स, तो एक्स से उसने उधारी पे गुड्स खरीदा है, यानी अब ए को पैसा देना है। He writes a note containing a promise to pay ₹50,000 with interest at the rate 12% per annum to X or order. This is a promissory note. तो यहाँ पे बता दिया 50,000 का नोट है, नागपुर में बना है, डेट डाल दिया, ऑन डिमांड और 6 months आफ्टर डेट आए, ये और या तो ये रहेगा या वो रहेगा। I promise to pay X or order a sum of 50,000 with interest rate 12% per annum. ठीक है, तो 2X और यहाँ पे साइन रहेगी।
ऐसा है। ये स्टैंप यानी क्या, रबर स्टैंप नहीं, स्टैंप यानी स्टैंप ड्यूटी की बात हो रही है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी हम देखते हैं, इन पे आपको क्वेश्चंस आने के बहुत चांस है। तो देखो, मिस्टर एक्स एक्सिक्यूट्स अ प्रॉमिसरी नोट इन द फॉलोइंग फॉर्म, आई प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ 10,000 आफ्टर 3 months। देखो उसने बोला मैं 3 महीने बाद तुमको पैसा दूंगा, मैं 3 महीने बाद पैसा दूंगा, ठीक है। तो ये कैसा है, इसमें ये बन गया बेयरर इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि उसमें उसने कुछ लिखा नहीं। अब ये बेयरर इंस्ट्रूमेंट है तो डेफिनेशन तो बोलती है इट कैन बी मेड बेयरर, बट आरबीआई इसको मना करता है, इसीलिए इट विल नॉट बी अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। तो आपको दिखाना है कि ये वैलिड है या नहीं, तो आपको लिखना है इट इज नॉट वैलिड, क्योंकि ये कैन नॉट बी मेड पेएबल टू बेयरर, एज पर आरबीआई इट इज इलीगल। फिर सेकेंड है, मिस्टर एक्स प्रोमिसेस बाय वे ऑफ प्रॉमिसरी नोट टू पे मिस्टर वाई हिज पार्टनर अ सम ऑफ 10,000 इन द इवेंट ऑफ लेटर्स रिटायरमेंट। ये रिटायरमेंट हो गया, कंडीशनल हो गया। रिटायरमेंट हो या ना हो जरूरी नहीं, हो सकता है डायरेक्ट डिसोल्यूशन हो जाए फर्म की, तो ऐसे केस में भी यहां पे ये वैलिड नहीं रहेगा। द प्रॉमिस इज कंडीशनल एंड इट इज नॉट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट। फिर थर्ड है, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉमिसरी नोट्स, आई ओ यू अ सम ऑफ ₹1,000, ए टेल्स बी। तो ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ बता रहा है, इट इज अ मियर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट। फिर एस प्रोमिसेस टू पे वाई अ सम ऑफ ₹10,000 6 months आफ्टर वाइज मैरिज विद जेड। फिर से वही है, मैरिज अनसर्टन है, इसीलिए इट विल नॉट बी वैलिड। फिर एस राइट्स आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 7 days आफ्टर मैरिज विद सी, सेम है, ये भी वैलिड नहीं रहेगा। फिर स्टेट गिविंग रीजंस वेदर द फॉलोइंग आर वैलिड, एक्स प्रॉमिसेस टू पे वाई बाय अ प्रॉमिसरी नोट सम ऑफ 5,000 15 days आफ्टर डेथ ऑफ बी। तो ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट है, क्योंकि भले डेथ जो है ये इसका टाइम इज नॉट सर्टन बट डेथ इज सर्टन, तो इसीलिए ऐसे केसेस में इट विल बी अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट। फिर एक्स प्रॉमिसेस टू पे वाई बाय अ प्रॉमिसरी नोट 500 एंड ऑल अदर सम्स विच शैल बी ड्यू, ठीक है। तो 5,000 एंड ऑल अदर सम्स कंडीशनल हो गया, तो ऐसे केस में इट इज नॉट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट। फिर ये तो सिंपल पॉइंट है, ये आप पढ़ लोगे। फिर ये भी यहाँ पे देखो, वो बोल रहा है 5,000 या 7,000 दूंगा, वैलिड नहीं है। फिर ये बोल रहा है आई प्रॉमिस टू पे मोहन 500 इफ ही सिक्योर 60% मार्क्स, वैलिड नहीं है। फिर आई प्रॉमिस टू पे 3,000 टू रवि आफ्टर 15 days ऑफ डेथ ऑफ ए, ये वैलिड है, ठीक है। बाकी सब वही सिंपल उसी प्रकार के क्वेश्चंस है। अब आगे हम बढ़ते हैं, ये कुछ डिफरेंस बिटवीन है, ये अपन आगे आने वाला है वो आप देखेंगे। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अब सेकंड जो टाइप है वो क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पहली चीज क्या हो गई, पहली चीज हो गई आपका एक प्रॉमिसरी नोट, और दूसरी चीज अब हम देख रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन बताइए। बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ये भी लिखित होना चाहिए, इस पे वैसे बहुत क्वेश्चंस नहीं आते इस प्रकार के। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाय द मेकर, यहां मेकर बोला है, हम उसको ही ड्रॉवर बोलते हैं, डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी ओनली और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। या तो एक व्यक्ति को या उसके ऑर्डर पे या फिर एक बेयरर को। अब पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या क्या आता है, देखो ड्रॉवर आपको पता है, अब देख लिए जिसने ड्रॉ किया वो ड्रॉवर, ड्रॉई जिसके ऊपर ड्रॉ किया वो ड्रॉई, एक्सेप्टर ड्रॉई ही एक्सेप्टर बन जाएगा जैसे ही वो उसको एक्सेप्ट कर देगा, साइन कर लेगा। मेकर, मेकर यानी कौन, तो मेकर और ड्रॉवर एक ही व्यक्ति है वैसे। पेई यानी जिसको पैसा लेने का अधिकार है। तो ये कुछ पॉइंट्स तो बड़े सिंपल है, ड्रॉवर आपको पता है, ड्रॉई पता है। एक्सेप्टर, एक्सेप्टर में हम थोड़ा और डिटेल देखेंगे। एक्सेप्टर कैसा होना चाहिए, तो देखो ड्रॉई ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज हु हैज सिग्निफाइड हिज असेंट, जब उसने हां बोल दिया तब वो एक्सेप्टर बनेगा, अगर नहीं बोलता है तो ही विल नॉट बिकम एन एक्सेप्टर। टू द ऑर्डर ऑफ द ड्रॉवर इज कॉल्ड द एक्सेप्टर, he becomes liable to the holder after he has signified his assent but not before, ध्यान रखना पहले वो जिम्मेदार नहीं होता। अंडर सेक्शन 33 ऑफ द एक्ट, नो पर्सन एक्सेप्ट द ड्रॉई और ऑल और सम ऑफ सेवरल ड्रॉइज और पर्सन नेम्ड देयर इन एज ड्रॉई इन केस ऑफ नीड कैन बाइंड हिमसेल्फ बाय एक्सेप्टेंस। यानी एक्सेप्टर कौन हो सकते हैं, ड्रॉई हो सकता है, एक से ज्यादा ड्रॉई है तो सब हो सकते हैं, एक से ज्यादा ड्रॉई है तो उनमें से कुछ हो सकते हैं, या एक ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। ये हम देखेंगे ड्रॉई इन केस ऑफ नीड का क्या मतलब होता है। कैन बाइंड हिमसेल्फ बाय एक्सेप्टेंस। अंडर सेक्शन 34 where there are several drawees of bill of exchange who are not partners, each of them can accept for himself but not for another without his authority। खुद के लिए आप एक्सेप्टेंस दे सकते हैं,
ठीक है, तो कौन कौन बन सकता है? ड्रॉई हो सकता है, ऑल और सम ऑफ द सेवरल ड्रॉइज, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, एक्सेप्टर फॉर ऑनर, एजेंट ऑफ एनी ऑफ द पर्सन मेंशन्ड अबव। एक ये पॉइंट ध्यान रखो, एक बार ऐसा हुआ कि भाई मैंने एक व्यक्ति के ऊपर एक बिल ड्रॉ करके लिख दिया और वो व्यक्ति का नाम नहीं लिखा, मैंने सिर्फ एड्रेस लिख दिया कि एक काम करना, मैंने लिखा कि ये एक व्यक्ति है, ये जगह पे जाना है, वहां पे मिल जाएगा, एग्जैक्ट उसके घर का नंबर वगैरह पूरा दे दिया, हाउस नंबर 120 420 प्रेम गली रूपनगर, ये सब उसका लिख के दे दिया। अब वहां पे एक रहते थे मिस्टर पप्पू, उन्होंने देखे भाई इसमें तो नाम नहीं लिखा है, उन्होंने देखा अच्छा शर्मा जी करके कोई है, उन्होंने भेजा है और उसने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही वो एक्सेप्ट करता है ना, भले उसमें नाम नहीं लिखा था, ही बिकम्स लायबल। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। When no drawee has been named in the bill, but a person accepts it, he may be stopped from denying his liability as an acceptor. उसको रोका जाएगा, वो बाद में डिनाई नहीं कर सकता, मुकर नहीं सकता। फिर acceptance is ordinarily made by the drawee by signing his name across the face of the bill. जनरली फेस पे किया जाता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, बट फेस पे करे ये हमेशा जरूरी नहीं। हो सकता है एक्सेप्टेंस जो है फेस पे ना करो, वो कहीं नीचे कर दिया, पीछे कर दिया, कहीं भी किया, तो ऐसे केस में इट विल बी वैलिड। इट इज नॉट इनवैलिड इफ इट इज नॉट ऑन द फेस। ठीक है, बट जनरली इट इज साइंड अक्रॉस द फेस। ठीक है, अब यहां पे भी एक और चीज ध्यान रखना, एक्सेप्टेड वर्ड लिखो नहीं लिखो इससे भी फर्क नहीं पड़ता, इस पे भी क्वेश्चन आता है आपको। ठीक है, फिर एंड बाय डिलीवरी, साथ में डिलीवरी भी होना चाहिए, तो साइंड होना चाहिए, साइनिंग एंड डिलीवरी। फेस जो है ये कंपलसरी नहीं है, ये चल भी सकता है, अगर नहीं तो बिना फेस पे किए पीछे भी अगर कहीं उसने साइन किया, एक्सेप्ट किया है, तो इट विल बी वैलिड, बट इट मस्ट बी ऑन द बिल। एज पर सेक्शन 26 एंड 27, एवरी पर्सन केपेबल ऑफ लीगली एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट मे मेक, ड्रॉ, एक्सेप्ट, एंडोर्स, डिलीवर एंड नेगोशिएट अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। यानी हर एक व्यक्ति जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है वो ये सब चीज कर सकता है। It is thus essential that agent, while putting his signature on the instrument, must have either express or implied authority to enter into such contract. ठीक है, ये फिर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रहेगा जनरल लॉ ऑफ एजेंसी के हिसाब से। सेक्शन 27 और 28 के हिसाब से जनरल अथॉरिटी टू ट्रांजैक्ट बिजनेस डज नॉट कन्फर अपॉन एन एजेंट द पावर टू एंडोर्स द बिल, यानी वो एंडोर्समेंट वगैरह ये सब नहीं कर सकता, तो इसके लिए अलग से पावर देना जरूरी है, एजेंसी वाले पावर्स में ये नहीं कवर होते हैं। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस, ये फिर से आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिल ऑफ एक्सचेंज पे आपको इस पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे प्रॉमिसरी नोट पे इस पे आता है कि प्रॉमिसरी नोट वैलिड है या नहीं है, वैसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज पे आपको क्वेश्चन आता है एक्सेप्टेंस के ऊपर। तो एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए? एक्सेप्टेंस मस्ट बी रिटर्न। ध्यान रखना, आपको आता है क्वेश्चन कि एन एक्सेप्टेंस इज वैलिड इवन इफ इट इज एन ओरल, या ऐसा लिखा रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा ऊपर दिया रहेगा, डिसाइड एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, फिर फर्स्ट पॉइंट रहेगा एन ओरल एक्सेप्टेंस इज अ वैलिड एक्सेप्टेंस। अब आपने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पिछले साल, आप तुरंत लिख देते हैं कि यस इट इज करेक्ट, एक्सेप्टेंस कैन बी ओरल, इवन इट कैन बी इंप्लाइड, जबकि यहां पे गलत है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन राइटिंग, लिखित रूप में होना जरूरी है। ठीक है, हाँ भले कोई वर्ड्स की जरूरत नहीं है, अगर आप सिर्फ इफ इवन अ बेयर सिग्नेचर इज पुट इट इज वैलिड। ठीक है, सिर्फ साइन कर दिया तो वैलिड हो जाएगा। ओरल एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड इन लॉ। फिर एक्सेप्टेंस मस्ट बी साइन, साइन होना चाहिए, साइन नहीं होगा जब तक तब तक के वो वैलिड नहीं माना जाएगा। एक्सेप्टेंस मस्ट बी ऑन द बिल, या फेस लिखा है क्या कहीं? देखो अच्छे से देखो, पास से देखो, यहां लिखा है क्या? एक्सेप्टेंस मस्ट बी ऑन द फेस ऑफ द बिल, यहां कहीं लिखा है क्या? फेस वगैरह कहीं लिखा है क्या? तो नहीं लिखा है। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी ऑन द बिल, फेस ऑफ द बिल में हो ये जरूरी नहीं। ठीक है, तो वही चीज यहां पे क्लैरिफाई किया, एक्सेप्टेंस शुड बी ऑन द that the acceptance should be on the face of bill is not necessary. An acceptance written on back of the bill is held as sufficient in law. ठीक है, बट वो बिल पे होना चाहिए, अगर वो उसके कॉपी पे है तो इट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस, यानी एक जेरोक्स कॉपी है उसके ऊपर एक्सेप्ट किया तो इट विल नॉट बी वैलिड। ठीक है, इफ एक्सेप्टेंस इज मेड ऑन पेपर अटैच्ड टू द बिल, तो ऐसे केस में इट वुड नॉट बी सफिशिएंट। ठीक है, तो उसी बिल पे होना चाहिए, ऑन द बिल होना चाहिए। ठीक है, तो ऑन द बिल इंपॉर्टेंट है, ऑन द फेस इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन आता है ध्यान रखना। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कंप्लीटेड बाय डिलीवरी। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति को मैंने ऑर्डर लिख के भेजा था, उसने एक्सेप्ट किया, ड्रॉअर में रखा और मर गया।
ड्रॉअर में रखा है, मेरे में नहीं रखा, मैं भी ड्रॉअर हूं, ड्रॉअर में रखा है, उसके टेबल के ड्रॉअर में रखा तो खैर उसने उस पे रखा ड्रॉअर में और मर गया। अब उसने एक्सेप्ट करके मेरे को वापस भेजा ही नहीं। जब वो मरता है, मर गया, उसके बाद वो ड्रॉअर खोला गया, उसमें वो बिल निकला। अब क्या मेरे को पैसा लेने का अधिकार है? तो यहां पे कोर्ट ने बोला नहीं, क्योंकि ये जो एक्सेप्टेंस है ये उसने दिया लेकिन आप तक पहुंचाया ही नहीं, यानी उसने साइन करके रख दिया, तो इट इज नॉट कंप्लीट, इट शुड बी डिलीवर्ड। ठीक है, तो डिलीवरी होना चाहिए, भले वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो। अगर उसने मेरे को फोन करके बोल दिया होता कि आपका ये जो बिल है मैंने एक्सेप्ट करके रखा हूं, तो मान लिया जाता कि ये उसने डिलीवर कर दिया, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, वो बोला होता आपके बिहाफ पे मैं होल्ड कर रहा हूं, तो ऐसे केस में इट वुड बी सफिशिएंट एक्सेप्टेंस। तो डिलीवरी होना चाहिए, भले फिर वो एक्चुअल हो या कंस्ट्रक्टिव हो, इंप्लाइड हो, बट डिलीवरी इज कंपल्सरी। ठीक है, तो आइदर हाँ, तो इट वुड नॉट बी कंप्लीट एंड द ड्रॉई वुड नॉट बी बाउंड अंटिल द ड्रॉई इज आइदर एक्चुअली डिलीवर्ड और टेंडर्ड नोटिस ऑफ सच एक्सेप्टेंस टू द होल्डर या उसका एजेंट। तो ऐसा है। फिर ये बिल्स इन सेट, ये अभी आपको नहीं समझेगा, ये मार्क करके रखना, मैं बाद में आपको ये जब बिल्स इन सेट पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये सेट पे जब ड्रॉ किया है तो समझो 3 सेट है, तो उसमें एक ही सेट पे एक्सेप्टेंस देना चाहिए। तो ये अपन डिटेल में बाद में समझेंगे, या लिख के रख लेना, बाद में समझेंगे। ठीक है, तो ये बाद में मेरे से आप पूछ सकते हैं, वैसे तो पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही बता देता हूं। तो वैसे अगर आपको लगता है कोई डाउट है, कुछ आपको नहीं क्लियर हुआ, तो आप हमको ईमेल के थ्रू पूछ सकते हैं, ईमेल, व्हाट्सएप या इवन टेलीग्राम के थ्रू आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये वैसे मैं क्लियर खुद बता दूंगा, ये मेरे को पूरा याद रहेगा, क्योंकि जब वहां पढ़ेंगे तो वहां भी इसका लिंक दिया है, तो रेफरेंस है, तो बिल्स इन सेट में वो पढ़ेंगे। फिर एक्सेप्टेंस कैन बी आइदर जनरल और क्वालिफाइड। जनरल का क्या मतलब है? जनरल का मतलब है कुछ बोला नहीं, सीधा उसने साइन किया और दे दिया। क्वालिफाइड यानी कंडीशनल। ध्यान रखना, कंडीशनल मेकिंग इज नॉट अलाउड, बट कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज वैलिड, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज वैलिड। ठीक है, तो क्वालिफाइड यानी कंडीशनल, उसने कंडीशन लगा दिया कि हाँ मैं एक्सेप्ट तो कर रहा हूं, लेकिन तब पे करूंगा जब तुम यहां होंगे, या तब पे करूंगा जब मेरे ये गुड्स बिक जाएंगे। तो ये ड्रॉइंग के टाइम कंडीशन नहीं लगाई जा सकती, बट एक्सेप्टेंस कैन बी कंडीशनल। ठीक है, अब एक्सेप्टेंस अगर कंडीशनल है तो इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे समझो। चलो एक डायग्राम बताता हूं, डायग्राम से समझेंगे। तो समझो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कुछ गुड्स भेजा था, और ये गुड्स के साथ में उसने एक बिल भेजा था। अब मिस्टर बी ने क्या किया? मिस्टर बी ने एक्सेप्ट किया बिल, बट कंडीशन लगा दिया। कंडीशन क्या लगाया? तो भाई गुड्स ये जब बिकेंगे ना तब मैं तुमको पैसा दूंगा, ये उसने कंडीशन लगा दिया। तो ऐसे केस में इट इज अपॉन ए ये सोच सकता है कि हाँ ये कंडीशन वैलिड है, वो उसको मान सकता है। या फिर ए दूसरा काम कर सकता है, ए बोल सकता है इट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस, और ए कैन स्यू बी। तो ये इसके अधिकार हैं। तो इट इज अपॉन दी होल्डर, होल्डर के ऊपर ये रहता है। ध्यान रखो, पेई वर्ड यूज नहीं किया है, होल्डर बोला है। तो इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि ए ने बी को गुड्स दिया था और बिल भेजा था साथ में, बी ने बिल नहीं भेजा, समझो बी ने सी को ऑर्डर किया। अब ये थोड़ा सा अपन डिफरेंट करते हैं। अब क्या किया, ये ऑर्डर लिख के बी ने ए को वापस कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका ड्रॉई नहीं, ये कौन हो गया आपका? पेई। ये हो गया ड्रॉई, ये हो गया ड्रॉवर। अब क्या हुआ, मिस्टर ए ने ये बिल को एंडोर्स कर दिया मिस्टर एक्स को, एक्स के पास भेज दिया। अब एक्स क्या करता है, एक्स जाता है एक्स वाई के पास और वाई को ये एंडोर्स कर देता है। अल्टीमेटली अब वाई जाता है इसको एक्सेप्ट करवाने। अब देखो वाई गया है सी के पास एक्सेप्ट कराने, और सी यहां पे उसको कंडीशनल एक्सेप्टेंस देता है। तो यहां पे अब वाई की ये जिम्मेदारी है कि वाई ने इसको पूछना चाहिए, इसको पूछना चाहिए। अगर वो इनसे पूछता है और कंडीशनल एक्सेप्टेंस को वैलिड मानता है तो ऐसे केस में इट इज वैलिड। अगर वो इन लोग से नहीं पूछता है
इनसे पूछा ही नहीं, किसी भी एक से। तो जिससे भी नहीं पूछेगा ना, वो व्यक्ति, वो पर्टिकुलर व्यक्ति डिस्चार्ज हो जाएगा, उसकी फिर जिम्मेदारियां नहीं है। ठीक है, तो उसको पूछना पड़ेगा। अगर उसने किसी भी बीच वाले कोई भी व्यक्ति से नहीं पूछा कि भाई कंडीशनल एक्सेप्टेंस है, मैं इसको लूं या नहीं लूं, अगर उसने नहीं पूछा तो ऐसे केसेस में वो पर्टिकुलर पार्टी डिस्चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, डिस्चार्ज हो जाती है अगर यहां पे कंडीशनल एक्सेप्टेंस है और उसने कंसेंट नहीं लिया है तो। ठीक है, तो वही है। तो देखो यहां बोला भी है, होल्डर इज एंटाइटल्ड टू रिक्वायर एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, यानी वो इसको मान भी सकता है। यहां पे जैसे ये वाले एग्जांपल में, तो यहां पे वाई ये भी मान सकता है सीधा सीधा कि ये डिसऑनर हो गया, और वाई कैन डायरेक्टली प्रोसीड अगेंस्ट अदर पार्टीज, और वाई कैन डायरेक्टली फाइल सूट। ठीक है, वो सूट भी सब पे डाल सकता है, बी पे, ए पे, एक्स पे। ठीक है, तो ऐसा है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहां ये बोला भी है कि एज वेल एज ट्रीट इट एज डिसऑनर्ड इफ इट इज नॉट सो एक्सेप्टेड, हाउएवर ही मे एग्री टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बट ही डज सो एट हिज ओन पेरिल सिंस देयर बाय ही डिस्चार्जेस ऑल पार्टीज प्रायर टू हिमसेल्फ अनलेस ही हैज ऑब्टेन्ड देयर कंसेंट। उनसे कंसेंट लिया है तो ठीक है, नहीं लिया है तो वो सब डिस्चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, फिर ड्रॉई इन केस ऑफ नीड और एक्सेप्टर फॉर ऑनर। तो ये एक पॉइंट, ये एक और है, इसके पहले आप पेई पढ़ लो। तो पेई यानी कौन? तो पेई सिंपल है, पेई यानी अ पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट टू हुम और हुज ऑर्डर द अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक और प्रॉमिसरी नोट इज डायरेक्टेड टू बी पेड। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं ड्रॉई इन केस ऑफ नीड और एक्सेप्टर फॉर ऑनर, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो ड्रॉई इन केस ऑफ नीड यानी कौन होता है? तो देखो मैं इसको आपको पहले एक डायग्राम से समझाता हूं। तो देखो ड्रॉई इन केस ऑफ नीड में क्या होता है, समझो सेम एक बिल है, मिस्टर ए है, मिस्टर ए इस बिल को, ए गुड्स को देता है मिस्टर बी को, मिस्टर बी उसको एक बिल लिख के देता है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किसके ऊपर किया गया है? तो ये ड्रॉ किया गया है मिस्टर सी के ऊपर। ठीक है, तो तीन पार्टीज हो गई आपकी, ये हो गया ड्रॉवर, Mr. B is the drawer, Mr. A is the payee and he is also the holder, Mr. C is the drawee। ठीक है, अब बिल दिया मिस्टर ए को, मिस्टर ए देखता है अरे ये तो ड्रॉ किया गया मिस्टर सी के ऊपर। अब वो डर जाता है, वो बोलता है मिस्टर बी को, देखो जी ये जो सी है ना, मेरे को इस पे बिल्कुल भरोसा नहीं, पहले भी बहुत बार मैंने इससे कुछ व्यवहार किया हूं, पैसे देने थे, लेने थे, लेकिन ये बराबर नहीं है व्यवहार में, ये हमको बराबर टाइम पे पैसे नहीं देता है, तो मैं इस बिल को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अब यहां पे जैसे मिस्टर ए बोलता है कि क्योंकि ये सी के ऊपर ड्रॉ किया है तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो वो मना कर देता है। बी क्या बोलता है? अब बी बोलता है अरे आप फिक्र मत करो, मैं गारंटी दे रहा हूं सी एक्सेप्ट करेगा। फिर भी ए तैयार नहीं हो रहा, तो बी बोलता है ठीक है एक काम करना, अगर मिस्टर सी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो आपको जाना है मिस्टर डी के पास, डी के पास चले जाना, डी उसको एक्सेप्ट कर देगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मिस्टर डी को ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। अगर जरूरत पड़ी तभी उसके पास जाएंगे, अगर बराबर पहले ही उसने एक्सेप्टेंस दे दिया, बराबर पेमेंट हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा तब वो जाएगा मिस्टर डी के पास। ठीक है, तो यहां पे मिस्टर ए पहले किसके पास जाएगा? तो सीधी बात है, पहले वो जाएगा मिस्टर सी के पास। ये प्रेजेंट होगा फॉर एक्सेप्टेंस, प्रेजेंट फॉर एक्सेप्टेंस। अब जब इसने मिस्टर सी ने उसको समझा एक्सेप्ट नहीं किया, अब ध्यान दो यहां पे बिल डिसऑनर नहीं हुआ, वैसे बिल डिसऑनर हो जाता है बाय नॉन एक्सेप्टेंस अगर ड्रॉई एक्सेप्ट नहीं करता है, बट यहां डिसऑनर इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पे एक ड्रॉई इन केस ऑफ नीड है। अब मिस्टर ए इसको प्रेजेंट करेंगे मिस्टर डी के पास, और मिस्टर डी अगर एक्सेप्ट कर देता है तो यहां पे भी ये बिल वैलिड हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे कब वो डिसऑनर होगा? तो बिल तब डिसऑनर होगा जब मिस्टर डी भी उसको एक्सेप्ट करने से मना करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आप लिख के रखो कि बिल इज नॉट डिसऑनर्ड
इफ सी डिड नॉट एक्सेप्ट, अगर सी एक्सेप्ट नहीं करता है तो बिल डिसऑनर नहीं होगा। तो कब डिसऑनर होगा? इट इज डिसऑनर्ड इफ डी डज नॉट एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब यहां पे एक पॉइंट और ध्यान रखो, ये जो डी है ना, मिस्टर डी, इसका नाम पहले से बिल के ऊपर लिखा है, तो ये ड्रॉ इन केस ऑफ नीड इज ऑलरेडी मेंशन्ड ऑन द बिल, ये हमेशा पहले से लिखा रहेगा। ठीक है, और ये पॉइंट भी ध्यान रखना, ये आपको एमसीक्यू वगैरह के लिए भी अब आ सकता है। अब बिल्कुल इसके अलावा एक और केस हो सकता है, इसके जैसा ही दिखेगा, आपको देखने में बिल्कुल इसी प्रकार से दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा फर्क रहेगा। देखो बिल्कुल सेम चीज, मिस्टर ए ने गुड्स दिया मिस्टर बी को, मिस्टर बी ने उसको एक बिल लिख के दिया, बिल वॉज ड्रॉन इन द नेम ऑफ मिस्टर सी, तो मिस्टर सी के ऊपर मिस्टर सी के नाम से बिल ड्रॉ किया गया था। मिस्टर सी के पास जाता है मिस्टर ए और ये प्रेजेंट करता है फॉर एक्सेप्टेंस। मिस्टर सी उसको एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। ठीक है, यहां पे भी एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। अब यहां पे जैसे ही मिस्टर सी ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे? बिल इज डिसऑनर्ड as soon as C refuses to accept। अगर C उसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो बिल यहीं डिसऑनर हो गया। अब क्या होगा? अब होगा नोटिंग इन प्रोटेस्ट बाय A। यानी अब ए कोर्ट जाने की तैयारी करेगा। ए क्या करेगा? ए नोटिंग प्रोटेस्ट करेगा, नोटरी पब्लिक के पास जाके वो लिखवाएगा कि ये बिल ऐसा ऐसा डिसऑनर हुआ है। ठीक है, यहां पे ये डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस भी हो सकता है और इवन नॉन पेमेंट भी हो सकता है। दोनों केस में एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर हो सकता है। ठीक है, तो समझो यहां पे डिसऑनर हो गया बाय नॉन एक्सेप्टेंस, उसने एक्सेप्ट नहीं किया। अब जैसे ही नोटिंग प्रोटेस्ट कराया तो अब अपने को यह समझ गया कि क्योंकि नोटिंग प्रोटेस्ट हो गया है तो अब ए कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। हम फिर से यहां नाम पहले लिख लेते हैं। बी कौन है? बी है आपका ड्रॉवर, ए है पेई, ए का ही दूसरा नाम है होल्डर, और मिस्टर सी हो गया ड्रॉई। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा? यहां फिर से अब समझ गया है हमको कि भाई यहां कोर्ट जाने की अब तैयारी हो रही है। अब जैसे ही हमको समझ गया कोर्ट जाने की तैयारी हो गई, तो अब एक व्यक्ति है मिस्टर डी, फिर से हम मिस्टर डी को पिक्चर में लाते हैं। ये बोलता है मिस्टर ए को कि देखो जी एक काम करो, तुम मिस्टर सी और मिस्टर बी के ऊपर अभी केस फाइल मत करो, रुक जाओ। ये क्यों बोलता है? तो हो सकता है वो उसका कोई रिलेटिव हो सकता है कि मिस्टर सी और मिस्टर बी ये दोनों भाई हो और ये उनके पिताजी हो, मिस्टर डी उनके पिताजी हो। ठीक है, तो मिस्टर डी पिताजी हो सकते हैं। अब क्या होगा? मिस्टर डी बोलता है मिस्टर ए को कि एक काम करो, तुम इन पे केस फाइल मत करो, मैं गारंटी देता हूं, अभी तो नॉन एक्सेप्टेंस ही हुआ ना, अगर वो टाइम पे पेमेंट नहीं करेगा, पेमेंट के टाइम पे आप आना, बराबर पेमेंट हो जाएगा, मैं समझा दूंगा। अगर वो टाइम पे पेमेंट नहीं करेगा, क्योंकि अभी एक्सेप्टेंस हुआ है, अगर ये पेमेंट नहीं करेगा तो मैं पेमेंट कर दूंगा। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है? यहां पे मिस्टर डी ने बोल दिया कि मैं पेमेंट कर दूंगा, तो जैसे ही मिस्टर डी बोलता है कि मैं पेमेंट कर दूंगा, तो यहां पे अब क्या होगा? यहां पे मिस्टर ए को अब अधिकार आ जाएगा कि वो मिस्टर डी से रिकवर कर ले। ठीक है, यहां डी का नाम पहले से लिखा था क्या बिल के ऊपर? तो नहीं। तो ड्रॉ इन केस ऑफ नीड का नाम जैसे पहले से बिल पे होता है, यहां पे इसका नाम पहले से बिल पे नहीं है। ये कब आया? तो ये बाद में आया।
डिसऑनर होने के बाद। और ये क्यों एक्सेप्ट कर रहा है? ये एक्सेप्ट कर रहा है फॉर ऑनर, यानी वो बोल रहा है अभी तो सिर्फ नॉन एक्सेप्टेंस ही हुआ ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी एक्सेप्टेंस होने का है तो भी कोई फर्क नहीं, मैं बोल रहा हूं कि पेमेंट हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो तुम फिर मेरे से पैसे ले जाना। ठीक है, तो यहां पे देखो अब क्या होगा, अब फिर से बिल प्रेजेंट होगा, अगली स्टेप फिर से बिल प्रेजेंट होगा मिस्टर सी के पास, ये फॉर पेमेंट प्रेजेंट होगा फॉर पेमेंट। अब यहां पे अगर फिर से पेमेंट नहीं होता है, क्योंकि सी ने बोल दिया था पहले कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा, अब ये फिर से ए जाता है तो ए को लात मार के भगा देता है, निकल तेरे को बोला था ना पेमेंट नहीं करूंगा, काय को आया, चल भग गया वो। अब क्या हुआ, उसको भगा दिया। अब मिस्टर ए क्या करता है, मिस्टर ए अब डी से रिकवर करना चाहता है, तो कैसे होगा, तो हम फिर से स्टेप लिखते हैं। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ एक्सेप्टर फॉर ऑनर आया। ठीक है, डी एक्सेप्ट्स इट फॉर ऑनर। इसके बाद फिर से बिल इज डिसऑनर्ड बाय सी। सी उसको फिर से डिसऑनर करता है, ठीक है, बाय नॉन पेमेंट। अब यहां फिर से इसको करना है एक नोटिंग प्रोटेस्ट, नोटिंग एंड प्रोटेस्ट। और इसके बाद नोटिंग प्रोटेस्ट होने के बाद ए कैन रिकवर फ्रॉम डी। इसके बाद आपको लिखना है रिकवर फ्रॉम डी। तो ध्यान दो, मिस्टर डी जो है इसकी लायबिलिटी कंडीशनल है। यहां पे मिस्टर डी तभी लायबल रहेगा जब मिस्टर सी उसको फिर से डिसऑनर करता है बाय नॉन पेमेंट। ठीक है, उसके बाद ही मिस्टर डी विल बी लायबल। और मिस्टर डी के पास हम जाने के पहले फिर से डिसऑनर होगा और फिर से नोटिंग प्रोटेस्ट होगा। ये एक ही केस आपको देखने को मिलेगा जहां दो बार एक बिल को नोटिंग प्रोटेस्ट कराया जाता है। ठीक है, और इसके बाद ही ए कैन रिकवर फ्रॉम डी। तो ये नोटिंग प्रोटेस्ट वगैरह कराना यहां जरूरी है। आपको दोनों में अब डिफरेंस दिख रहा होगा, यहां ड्रॉ इन केस ऑफ नीड और एक्सेप्टर फॉर ऑनर में। ड्रॉ इन केस ऑफ नीड का क्या मतलब था, तो ड्रॉ इन केस ऑफ नीड वो व्यक्ति है जिसका नाम मिस्टर बी ने ही पहले ही लिख दिया था बिल पे। मिस्टर बी लिखे या कोई और भी लिख सकता है, बट ये पहले से इसमें लिखा था। ये हो सकता है कि एंडोर्समेंट के टाइम भी कहीं लिखा गया हो। यहां पे ये हो सकता है इवन जब नॉन एक्सेप्टेंस से डिसऑनर हो तब भी ड्रॉ इन केस ऑफ नीड हो सकता है, या नॉन पेमेंट हो तब भी हो सकता है। ये हमेशा लेकिन कब आएगा, ये आएगा जब नॉन एक्सेप्टेंस होगा। यहां तो हम इसको डिसऑनर बोलते ही नहीं, अगर सी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो भी डिसऑनर नहीं हुआ। जब तक डी उसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं करता, बिल इज नॉट डिसऑनर्ड। लेकिन यहां पे जैसे ही सी ने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, बिल डिसऑनर हो गया और फिर मिस्टर डी आता है। ठीक है, यहां पे ए को जरूरी है कि वो डी के पास जाए। ए ये नहीं बोल सकता नहीं अब मैं केस फाइल करूंगा, लेकिन यहां पे जरूरी नहीं है कि मिस्टर ए डी को हां बोले। हो सकता है डी बोल रहा है केस फाइल मत करना, बट फिर भी ए केस फाइल करने जा रहा है। तो यहां पे ए इज नॉट बाउंड, क्योंकि ये बाद में आ रहा है, ये तो बिल पे लिखा ही है। नेम ऑफ एक्सेप्टर फॉर ऑनर इज नॉट मेंशन्ड ऑन द बिल, बट नेम ऑफ ड्रॉ इन केस ऑफ नीड इज ऑलरेडी मेंशन्ड ऑन द बिल। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एक बार आप देख लेना, एक बार पढ़ लेना, ये सेम टू सेम वही चीज यहां पे बताई गई है। ठीक है, तो ड्रॉ इन केस ऑफ नीड यानी कौन है, तो ड्रॉ इन केस ऑफ नीड वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति का नाम ऑलरेडी बिल पे लिखा है। और बाकी ये सब चीज भी आपको ध्यान रखना है कि बिल तब तक डिसऑनर नहीं होता है जब तक उसको डी भी डिसऑनर नहीं करता। ठीक है, अब एक्सेप्टर फॉर ऑनर आपको पेज नंबर 2.76 पे दिया है। ठीक है, तो ये भी आप वहां जाके एक बार रीड कर सकते हैं, वहां पे सेम टू सेम ये दिया है। हम जब जाएंगे मैं फिर से आपको ये चीज बताऊंगा वहां पे रीड करके, तो अपन को और चीजें क्लियर हो जाएगी। अब व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये सिंपल से पॉइंट्स है कुछ। बिल मस्ट बी इन राइटिंग, सिंपल है, लिखित रूप में होना चाहिए। फिर द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉवर। इंस्ट्रूमेंट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे, बट उसमें एक्सप्रेस होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, बट कौन से वर्ड्स यूज करना है ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ऑर्डर वर्ड यूज हो ऐसा जरूरी नहीं। फिर द ड्रॉवर ड्रॉई एंड पे मस्ट बी सर्टन एंड डेफिनेट। फिर द अमाउंट ऑफ मनी शुड बी सर्टन।
फिर द पेमेंट मस्ट बी इन लीगल टेंडर मनी, फिर द मनी मस्ट बी पेएबल टू अ डेफिनेट पर्सन और अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी प्रॉपरली स्टैम्प। 9th वाला पॉइंट फिर से वही जो मैंने आपको बैंकिंग रिजर्व बैंक के बारे में बताया था, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट। तो यहां पे बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी मेड पेएबल टू बियरर ऑन डिमांड, ध्यान रखना, पेएबल टू बियरर ऑन डिमांड, ठीक है। प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू बियरर एट ऑल, बनाया ही नहीं जा सकता। प्रॉमिसरी नोट कभी भी पेएबल टू बियरर नहीं होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू बियरर हो सकता है बट आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम, लेकिन वो ऑन डिमांड नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं ना, इनको कहीं भी बुक के ऊपर या बुक के नीचे में आपने लिख के रख लेना चाहिए। तो जितने बार आप वो बुक पढ़ोगे तो आपको वो चीज दिखते रहेगी, तो आपका अपने आप उस पर ध्यान जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।